नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी की परतों में उतर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां भाई का प्यार है, बदला है और अपराध की दुनिया का एक बहुत ही वाह, खतरनाक जाल है। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी है दो भाई, बदला और अपराध का साम्राज्य। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं और कहानी की शुरुआत ही होती है एक भाई नाम जीसियोक की रहस्यमयी मौत से। और ये मौत उसके भाई नाम जीजून को उसे एक अंधेरी राह पर धकेल देती है, बदला लेने की राह पर। सही काम। और ये सिर्फ कोई आम गैंगवार नहीं है। इसमें टूटे हुए वादे हैं, छिपे हुए सच हैं और वफादारी की क्या कीमत चुकानी पड़ती है ये भी है। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे, किरदारों को समझेंगे, उनके इरादों को, और देखेंगे कि ये बदला, वफादारी और सत्ता का खेल कैसे सामने आता है ना। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत से, जहां अतीत और वर्तमान दोनों एक साथ चलते हैं। अच्छा, कहाँ से शुरू होती है ये? तो कहानियों में ले जाती है 2010 में। एक फ्लैशबैक। नाम जीजू ने वो अपने छोटे भाई जी सेयोक को शहर लाता है नौकरी दिलाने, लेजोन की कंपनी में। लेजोन यानी गैंग लीडर? हाँ, वही। लेकिन जैसे ही वो शहर पहुंचते हैं, उन पर हमला हो जाता है बंसम ग्रुप का, लेजोन का दुश्मन। ओहो, आते? हाँ, और यही हमें पहली बार जीजून की लड़ने की काबिलियत दिखती है। मतलब वो अकेले कई लोगों पर भारी पड़ जाता है एक तरह से। ये सीन आगे की कहानी के लिए मंच तैयार करता है। तो ये था अतीत। हाँ। अब वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में आते ही लेजोन के एक मैनेजर का कत्ल हो जाता है। अच्छा, और शक? शक तो जाहिर है बंसन पर जाता, लेकिन लेजोन सीधे बंसन के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे पता ही है तुमने नहीं, तुम्हारे बेटे जुन्मो ने किया है। अरे, ये तो बड़ा अजीब है। मतलब दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन ये क्या बात हुई? हाँ, यही तो कहानी का एक दिलचस्प पहलू है, एक अजीब सा कोड ऑफ कंडक्ट। खैर, बंसन अपने बेटे को बचाने के लिए एक डील ऑफर करता है। क्या डील? वो कहता है कि मैं तुम्हारा एक बड़ा रियल एस्टेट का मसला सुलझा दूंगा, तुम बस मेरे बेटे जुन्मो वाले मामले को मतलब अंदर ही अंदर दबा दो। और लेजुन मान जाता है? हाँ, लेजुन मान जाता है और ये जिम्मेदारी सौंपता है अपने सबसे खास आदमी को, नाम जीसेओक को। यानी जीजून के भाई को? बिल्कुल। और यहीं से जीसेओक सीधे जुन्मो के रास्ते में आ जाता है। टकराव तय है। तो जिसियोक क्या करता है? जीसेओक पहले तो जुन्मो के भाड़े के हत्यारों को पकड़ता है, धमकाता है कि 2 दिन में कोरिया छोड़ दो। अच्छा? लेकिन फिर जुन्मो खुद उससे भिड़ने आ जाता है और जीसेओक वो उसे बस एक मुक्का मारता है और जुन्मो ढेर। बस एक मुक्का? ये तो भारी बेइज्जती हो गई जुर्मों की। बिल्कुल। और यही बेइज्जती जुन्मो के दिल में बैठ जाती है। वो इसे भूल नहीं पाता। यहीं से बदले की भावना और तेज हो जाती है। तो ये व्यक्तिगत अपमान वाला एंगल बहुत बड़ा है इस कहानी में। हाँ। इसके कुछ टाइम बाद जीसेओक अपने गांव जाता है, करीब 6 साल बाद अपने भाई जीजून से मिलने। अच्छा, काफी वक्त बाद? हाँ, वहां वो अपने भाई से बात करता है, बताता है कि कैसे लेजॉन उसे अपना वारिस बनाना चाहता है, पर वो दुविधा में है। ये सब बातें चल रही होती हैं। एक तरह से तूफान से पहले की शांति। और फिर तूफान आता है। उसी रात जब जीसेओक घर लौट रहा होता है, पार्किंग में उस पर हमला होता है। ओहो। वो लड़ता है बहादुरी से, लेकिन ठीक उसी वक्त उसके भाई जीजून का फोन आ जाता है। क्या? फोन कॉल के बीच में? हाँ, और बस एक पल के लिए उसका ध्यान भटकता है और हमलावरों में से एक लड़का, जिसे शायद उसने पहले लड़ाई में छोड़ दिया था, वही उसे चाकू मार देता है। अरे नहीं, मतलब भाई की चिंता ही उसकी मौत का कारण बन गई। ये तो बहुत ही दुखद है। हाँ, कहानी का एक बहुत ही मार्मिक और क्रूर मोड़ है ये। तो अब जीसीओ की मौत हो चुकी है। हाँ। आगे क्या होता है? जीजून का क्या रिएक्शन होता है? जीसीओक के अंतिम संस्कार में लिजॉन, बेंसन दोनों तरफ के लोग आते हैं। जीजून को इज्जत देते हैं, पर जीजून के लिए ये सब दिखावा है। जाहिर है। वो सीधे लेजून और बेंसन से सवाल करता है, पूछता है कि वो 11 साल पुराना वादा कहाँ गया जिसमें उसके भाई की हिफाजत की गारंटी थी। अच्छा, कोई पुराना वादा था? हाँ, उसकी बात आगे आएगी। लेकिन यहाँ जीजून साफ कर देता है कि वो चुप नहीं बैठेगा। और मुझे लगता है उसे और ज्यादा गुस्सा तब आया होगा जब उसे अपने भाई के घर में। बिल्कुल। उसे भाई के जन्मदिन के लिए तैयार किया हुआ सरप्राइज मिलता है। ये देखकर उसका बदला लेने का इरादा और पक्का हो जाता है। तो अब वो क्या करता है? कातिल को कैसे ढूंढता है? वो उस लड़के तक पहुंचता है जिसने चाकू मारा था। उसके छोटे भाई को ब्लैकमेल करता है और लड़का सच उगल देता है। क्या सच? कि उसे ये काम सिम1 नाम की एक डार्क वेबसाइट से मिला था। डार्क वेब? अच्छा। फिर जीजू ने एक वकील की मदद लेता है। पता लगाता है कि सिम1 कौन चलाता है। एक आदमी जिसका नाम वॉन है। वॉन? और मजे की बात यह है कि वॉन जीजून को पहले से जानता है और उससे बुरी तरह डरता है। क्यों डरता है? जीजून का ऐसा क्या अतीत है, ये धीरे धीरे खुलेगा, पर फिलहाल जून थोड़ा दबाव डालता है और वॉन सच बता देता है
कि काती को किसने हायर किया था? हाँ, कि जिसियोक को मारने का ऑर्डर जुन्मो ने दिया था, बेंसन के बेटे ने। तो पहली कड़ी मिल गई जूजूंग को, जुनमो। बिल्कुल, लेकिन इसी दौरान लेजॉन भी अपनी तरफ से जांच करवा रहा है। उसे भी पता चल जाता है कि ये काम जुन्मो का है। लेकिन वो क्या करता है? क्या वो बेंसन को बताता है? नहीं, वो इस बात को दबाने की कोशिश करता है। शायद सोचता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा। सत्ता का खेल, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ रही हूं। लेकिन उसे ये नहीं पता कि कोई और भी है जो सब सुन रहा है। सही पकड़ा। पुलिस का एक जासूस है, जीएम। उसने लेजॉन के ऑफिस में सुनने वाला डिवाइस लगा रखा है, बग। अरे वाह, तो जीएम को सब पता चल रहा है। हाँ, लेजॉन क्या छुपा रहा है, बेंसन क्या कह रहा है, उनके बीच क्या तनाव है, सब कुछ। जानकारी ही असली ताकत है यहाँ। तो अब तनाव बढ़ता होगा, जाहिर है। बहुत तेजी से लेजॉन अब बेंसन को बताता है कि तुम्हारे बेटे ने जीसीओ को मारा है। अच्छा, आखिरकार बता ही दिया। हाँ, फिर जीजोन खुद बेंसन से मिलता है। उसे सीधी चेतावनी देता है कि दूर रहो इस सब से। बेंसन की तो हालत खराब हो गई होगी। बिल्कुल। डरा हुआ बेंसन फिर लेजॉन के पास जाता है, मदद मांगता है, यहाँ तक के बदले में अपना एक होटल देने की पेशकश करता है। बाप रे, मतलब बेटा इतना प्यारा कि दुश्मन से मदद मांग रहा है। हाँ। उधर घर पर बेंसन अपने बेटे जुन्मो की पिटाई करता है, लेकिन जुन्मो वो बेशर्मी से कबूल कर लेता है। कहता है, हाँ, मारा, अपनी बेइज्जती का बदला लिया। कितना बिगड़ैल और बेरहम है ये लड़का। बिल्कुल। दूसरी तरफ जीजून अपनी टीम बना रहा है। उसका एक पुराना दोस्त है, जीसीओ का एक वफादार सहायक है, और वो वकील। सबका मकसद एक, जुन्मो तक पहुंचना। इस बीच कहानी में कोई और खिलाड़ी भी है। हाँ, एक किरदार है यांग। वो लेजॉन का आदमी है। वो लेजॉन को उकसाता है, कहता है कि मौका अच्छा है, बेंसन को खत्म करो और उसका पूरा कारोबार हड़प लो। और जासूस जीएम ये सब सुन रहा है। हाँ, जीएम सब सुन रहा है। साजिश के अंदर साजिश चल रही है। बेंसन अब जीजून पर हमला करवाने की सोचता है, पर उसका भेजा हुआ हत्यारा मना कर देता है। हत्यारे ने मना कर दिया? क्यों? शायद उसके भी कुछ उसूल होंगे, या जीजून का खौफ होगा। कहानी ये साफ नहीं करती। जीजून जुनूमो के ठिकाने पर हमला करता भी है, पर जुनूमो भाग जाता है। अब जीजून वॉन को अल्टीमेटम देता है, 2 दिन में जुनूमो का पता बताओ, वरना। मतलब जीजून अब किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ, और यही कहानी हमें फिर से अतीत में ले जाती है, एक बहुत बड़ा राज खोलने के लिए। वो 11 साल पहले वाला वादा। हाँ, हमें पहले बताया गया था कि जीजून ने लेजॉन और बेंसन के पुराने बॉस के बेटे को मारा था, उनकी जान बचाने के लिए, और शायद बॉस को भी। और इसी के बदले में साम्राज्य बटा था, भाई की हिफाजत का वादा हुआ था। लेकिन असली सच कुछ और है। कहानी बाद में बताती है कि चेयरमैन के बेटे को जीजून ने नहीं, किसने? उसके भाई जीसेओक ने मारा था। क्या जीसेओक ने? तो जीजून ने इल्जाम अपने सिर क्यों लिया? अपने भाई को बचाने के लिए। ये जीजून का त्याग था, उसका अपने भाई के लिए प्यार। और ये खुलासा, ये उस 11 साल पुराने समझौते पर ही सवाल उठा देता है। ये तो बहुत बड़ा मोड़ है। इससे तो सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल। अब वापस वर्तमान में आते हैं। जाल और भी उलझ गया है। बेंसन का ही एक आदमी जीजून को जुन्मो के नए ठिकाने की चाबी देता है। लेकिन ये भी एक जाल है ना? हाँ, ये जुन्मो का ही प्लान है। वो चाहता है जीजून वहां आए और मारा जाए। उसे आजादी चाहिए। कैसा बेटा है ये? लेकिन जीजून इस जाल में फंसता नहीं। वो बच निकलता है और जुन्मो को फोन करता है। कहता है, मैं आ रहा हूं। रोंगटे खड़े हो गए। जीजून अब रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं। खेल अब और भी ज्यादा खूनी होने वाला है। जुन्मो क्या करता है, वो अपने ही सेफ हाउस पर हमला करवा देता है ताकि अफरा तफरी मच जाए। अपने ही घर पर? क्यों? शायद ध्यान भटकाने के लिए, या शायद वो बस अराजकता पसंद करता है। और वो जीजून को मारने के लिए एक चैंपियन फाइटर को हायर करता है, बहुत बड़ी रकम देकर। चैंपियन फाइटर? हाँ, और इतना ही नहीं, वो जीजून के दोस्त पर हमला करता है, उसे बुरी तरह मारता है, शायद मार ही देता है, और इल्जाम जीजून पर डालने की कोशिश करता है। हद हो गई। फिर वो दोस्त का फोन उठाता है और जीजून को कॉल करता है, उसे लड़ने के लिए उकसाता है, सेफ हाउस आने की चुनौती देता है। जीजून को पता चलता है कि उसका दोस्त? हाँ, जीजून पहुंचता है, उसे अपना दोस्त मरा हुआ मिलता है। ये उसके लिए शायद आखिरी चोट होती है। वो अपने दोस्त का बनाया हुआ एक बेसबॉल बैट उठाता है। वही बैट जो शायद दोस्ती का प्रतीक था, अब बदले का हथियार बनेगा। हाँ, और वो सेफ हाउस पहुंचता है, जहां करीब 100 लड़ाके उसका इंतजार कर रहे हैं। 100 लोग अकेले जीजून के खिलाफ? हाँ, और इसके बाद जो होता है वो एक्शन का चरम है। जीजून अकेले उन सब से भिड़ जाता है। कैसे? उसके साथ क्या होता है? वो भी एक भयानक लड़ाई होती है। जीजून थका हुआ है, घायल है, पर वो लड़ता है और आखिर में टूटे हुए शीशे का इस्तेमाल करके उसे भी मार डालता है। और अब जुन्मो? हाँ,
अंत में वो जुन्मो के सामने खड़ा है। जुन्मो गिड़गिड़ाता है, कहता है, मुझे मारने से तुम्हारा भाई वापस नहीं आएगा। क्या जीजुन रुकता है? नहीं, उस पर अब कोई असर नहीं होता। वो उसी बेसबॉल बैट से जुन्मो को पीट पीट कर मार डालता है और फिर उसे रेलिंग से नीचे फेंक देता है। ओह! इसके बाद वो बेंसन को फोन करता है और सिर्फ इतना कहता है, तुम्हारा बेटा मर चुका है। बदला पूरा हुआ। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म होती है? ऐसा लगता नहीं। नहीं, कहानी में अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। जी, जीजून की कार का एक्सीडेंट होता है, नदी में गिर जाती है, लगता है वो मर गया। लेकिन वो मरा नहीं है ना? नहीं, ये भी एक चाल थी। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जी सेओक की मौत का असली सच। असली सच मतलब जुन्मो ने नहीं मारा था। जुन्मो के भेजे लड़कों ने हमला किया था, चाकू भी मारा था, लेकिन फ्लैशबैक दिखाता है कि जी सेओक उस हमले के बाद भी शायद बच सकता था। तो फिर? एक नकाबपोश आदमी वहां आता है और वो जी सेओक की गर्दन में चाकू मारकर उसे खत्म कर देता है। कौन था वो नकाबपोश? कहानी इशारा करती है कि वो यांग का भेजा हुआ हत्यारा था। और उसे हायर किसने किया था? शायद डिप्टी प्रोसिक्यूटर जिम ने। जिम, लेजोन का बेटा। उसने। क्यों? ये सब उसकी बड़ी साजिश का हिस्सा था। और जासूस हान, जो पुलिस वाला वहां मौजूद था, उसने ये सब देखा, लेकिन रिपोर्ट में सच छुपा लिया। कहा कि किशोरों ने ही मारा है। हे भगवान, मतलब पुलिस भी मिली हुई थी। हाँ, भ्रष्टाचार बहुत गहरा है। अब जासूस हान क्या करता है, वो ये सच रिकॉर्डिंग के साथ बेंसन को बताता है, लेकिन ऐसे कि शक लेजॉन पर जाए। ये भी जिम और यांग का प्लान था। लगता तो यही है। बेंसन गुस्से में लेजॉन से भिड़ने जाता है। उधर पुलिस बेंसन के ग्रुप पर रेड मारती है, पर बेंसन को नहीं पकड़ती। और तभी सामने आता है असली मास्टरमाइंड। हाँ, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जिम, लेजॉन का बेटा, वही पर्दे के पीछे से सब कंट्रोल कर रहा था। उसका मकसद था दोनों ग्रुप्स पर कब्जा करना। दिमाग घूम गया मेरा तो, ये तो सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। लेजॉन को यांग पर शक होता है कि उसने जीसीओक को मरवाया। यांग चालाचे से शक जिम पर डाल देता है। उधर जी जून, जो जिंदा है, वो फिर से मैदान में आ जाता है। अब क्या होगा? एंड गेम शुरू? हाँ, एंड गेम। बेंसन ये सोचकर कि लेजॉन जिम का इस्तेमाल कर रहा है उसके खिलाफ, लेजॉन से लड़ने जाता है और मारा जाता है। लेजॉन ने मार दिया बेंसन को। हाँ, अब यांग बहुत खुश है। उसे लगता है उसका प्लान काम कर गया, एक दुश्मन कम हुआ। हमें यांग के बारे में भी पता चलता है, वो पहले पुलिस में था, फिर लालची हो गया, जिम के साथ मिल गया। जीजून यांग को पकड़ने की कोशिश करता है। हाँ, पर यांग के पास अब जीजून का एक पुराना दुश्मन है, बॉडीगार्ड बनकर, जिसका हाथ शायद जीजून ने ही काटा था कभी। कहानी और उलझती जा रही। एब्सोल्युटली। जिम अब पूरी तरह कंट्रोल ले लेता है। अपने पिता लेजॉन को बोर्ड मीटिंग में जाने से रोकता है, खुद को नया चेयरमैन घोषित कर देता है। और लेजोन? यांग लेजॉन के घर जाता है और उसे गोली मार देता है। यांग ने लेजोन को भी मार दिया। हाँ, और जीजून ठीक उसी वक्त वहां पहुंचता है। पुलिस आती है और जीजून पकड़ा जाता है। यांग साफ बच निकलता है। ये तो बहुत बुरा फंसा जीजून। हाँ, उधर जिम अपने पिता की मौत की रिकॉर्डिंग सुनता है। उसे कोई दुख नहीं होता, सब उसी की योजना थी। यांग पुलिस स्टेशन जाकर जीजून का मजाक उड़ाता है, कबूल करता है कि उसने ही भाई की मौत की योजना बनाई थी। लेकिन जेजून फिर भाग निकलेगा। एक ट्रांसपोर्ट हमले की आड़ में वो फिर गायब हो जाता है। इस बार वोंग उसकी मदद करता है। और अब पता चलता है सबसे बड़ा सच। हाँ, कि ये सब कुछ शुरू से आखिर तक जिम का प्लान था। यांग तो बस एक मोहरा था। जिम ने लेजॉन और बेंसन को लड़वाया, जीसीओक को मरवाया ताकि जुन्मो पर इल्जाम आए, गैंगवार छिड़े और वो सबका फायदा उठाए। अविश्वसनीय। यांग ने जिम की बातें रिकॉर्ड की थी, है ना, वो यूएसबी। हाँ, एक यूएसबी बीमा के तौर पर, और उसने वो यूएसबी जिम को ही दे दी थी। कमाल है। तो अब आखिरी टकराव, लेजॉन के अंतिम संस्कार पर जेजून वहां आता है। उसे वो यूएसबी चाहिए जो एक गोल्फ बैग में है। उसे मिलती है यूएसबी? हाँ, लेकिन आसानी से नहीं। गार्ड से लड़ता है, जीसीओक के असली हत्यारे को मारता है, जो कबूल करता है कि उसी ने मारा था, और फिर यांग से लड़ता है और उसे भी मार देता है। यांग भी खत्म, अब सिर्फ जिम बचा। जेजून जिम से मिलता है अंतिम संस्कार में, कुछ कहता नहीं, बस इतना, हम फिर मिलेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? उधर जिम अपना आखिरी दांव चलता है, लेकिन तभी जीजून वो यूएसबी लीक कर देता है। मीडिया में सब आ जाता है। जिम का सारा सपोर्ट खत्म, खेल खत्म। जिम का क्या होता है? वो गुस्से में डिप्टी प्रोसिक्यूटर को मार देता है। उसका सहायक उसे भागने को कहता है, पर तभी जीजून पहुंच जाता है। आमना सामना। हाँ, जिम हार मान लेता है, कहता है जीत का मजा नहीं आया, और खुद को गोली मारने की कोशिश करता है। लेकिन जीजून उसे रोकता है। हाँ, वो उसे आसानी से मरने नहीं देता, बंदूक छीन लेता है
और उसकी नसें काट देता है, उसे तड़पा कर मारता है। बाप रे। और कहानी का अंत, जीजून वापस अपने गांव जाता है, उसी कैंप साइट पर अपने भाई को याद करता है और वहीं मर जाता है। यानी बदला लेने के बाद वो भी नहीं बचा। हाँ, बदला पूरा हुआ, लेकिन कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। सब खत्म हो गया। ये कहानी वाकई दिखाती है कि बदले का रास्ता कितना विनाशकारी है। ये न सिर्फ दुश्मन को बल्कि खुद को भी भस्म कर देता है। बिल्कुल। और ये जो सत्ता का खेल है, वफादारी, धोखा, ये सब कितना खोखला है इस दुनिया में। कोई भी एक्शन बिना नतीजे के नहीं रहता, और नतीजे अक्सर बहुत भयानक होते हैं। कहानी बहुत जटिल है, किरदार ग्रे हैं, सही गलत के बीच की लाइन बहुत धुंधली है। भाई का प्यार था, लेकिन उसका अंत कितना दुखद हुआ। जी जून को बदला लेकर क्या मिला? शायद कुछ नहीं। और ये सोचने वाली बात है कि क्या जिम जैसा मास्टरमाइंड जो इतनी निर्ममता से सब कुछ प्लान करता है, क्या उसकी जीत भी आखिर में खोखली ही साबित होती है? क्या सत्ता का स्वभाव ही ऐसा है कि वो अंत में खुद को ही नष्ट कर देती है? इस कहानी में कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इसकी खूबी भी है। ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दो भाई की इस कहानी की गहराइयों में ये सफर आपको पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।